हमने अब तक पढ़ा है जो जैसे कि समकालीन विश्व में सुरक्षा हमने परिचय देखा, परिचय के बाद में सुरक्षा क्या है उसको लेकर बात की कि खतरे से आज़ादी अगर उसका बुनियादी अर्थ लेते हैं तो उसके अंतर्गत हमने पारंपरिक धारणा को देखा और अपारंपरिक धारणा को देखा। पारंपरिक धारणा की विस्तृत व्याख्या की हमने बाहरी सुरक्षा के रूप में उसके जो भी सुरक्षा नीति के तत्व थे उनको देखा था हमने। जैसे कि ये टॉपिक की व्याख्या हमने उस वीडियो में पूर्ण रूप से समझ ली है कि बाहरी सुरक्षा में सैन्य है, युद्ध है, गठबंधन है, शक्ति संतुलन है, इन सबको हमने जान लिया था। आज इस वीडियो में हम सुरक्षा की अपारंपरिक बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा हो गई। आज हम सुरक्षा की इन पारंपरिक धारणाओं में आंतरिक सुरक्षा को भी देखेंगे, क्योंकि बच्चों जब हम सुरक्षा के बारे में जब हम बाहरी सुरक्षा को पढ़ चुके हैं, सुन चुके, तो हमारे सामने सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है, ऐसा हमने उसमें देख लिया था। लेकिन साथ में हम देखेंगे कि क्या सुरक्षा जो है ये आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वो देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम देखेंगे कि ये बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा अगर मान लो जब खुद ही अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो इसकी भी बात करना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है। तो आज हम इसको देख रहे हैं आंतरिक सुरक्षा को। किसको? आंतरिक सुरक्षा को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, समझ में आसानी से आएगा। पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा को पढ़ रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से क्या है, सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता है वो अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसका कारण ये है बच्चों कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति थोड़ा बहुत आश्वस्त थे। कमोवेश का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत आश्वस्त थे। हमने पहले भी चर्चा की थी, बात की थी कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा भी एक ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि जो आंतरिक सुरक्षा है वो पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देश, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय और वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान कहाँ दिया? सीमा पार के खतरों पर ही केंद्रित किया, क्योंकि अंदरूनी तो उनको कहीं किसी प्रकार के ना कोई समुदाय ना कोई वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। जब इन चीज़ों से कोई खतरा नहीं था तो स्वाभाविक है उनका ध्यान सीमा पार के खतरों पर ही रहेगा। अब इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ भी हम फिर वही बात करेंगे कि संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। और हम इस बात को जानते हैं बच्चों कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था सबको पता होगा, 1939 से 1945 तक। तो दूसरे जो विश्व युद्ध के बाद क्या चला? शीत युद्ध का दौर चला। आप लोगों को पता है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध जैसे 1945 से 91 तक का जो काल होता है वो शीत युद्ध का ही काल माना जाता है। और इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट और सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था।
किसका भय था? सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में, उपनिवेश क्या होते हैं बच्चों, मैं समझा देता हूं। उपनिवेश या उपनिवेशवाद से तात्पर्य है किसी भी देश या किसी भी राज्य प्रांत पर कोई बाहरी ताकत ने क्या कर रखा हो, कब्जा कर रखा हो, उस पे भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर रखा हो। तो जिस पर नियंत्रण कर रखा है उस देश को हम उपनिवेश देश कहते हैं। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता, जो उपनिवेश में रहने वाली जनता, वो उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। क्यों सता रही थी? क्योंकि अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। जैसे कि बच्चों भारत के संदर्भ में समझ लो, भारत भी उपनिवेश रहा था। भारत पर ब्रिटेन या अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक शासन किया था और जब तक उनका शासन रहा तब तक भारत उपनिवेश रहा था ब्रिटेन का। तो उनसे परेशान होकर भारत, जिस प्रकार से भारत की जनता क्या चाहती थी, आज़ादी, उसी प्रकार से यूरोपीय देशों के भी कई देश ऐसे हैं जिन पर ब्रिटेन का, फ्रांस, वियतनाम, डच, ये जो है इनका काफ़ी जगह पर नियंत्रण था। तो इनसे मुक्त होना चाह रही थी। तो और संदर्भ भी देखें तो 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम से और 60-50 के दशक के बात करें तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं जूझना पड़ा था। तो ये क्या है कि उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में ही आज़ाद होना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों। तो उनके सुरक्षा सरोकार की बात की जाए तो वो भी यूरोपीय ताकतों के समान ही थे, क्योंकि कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए थे। अब ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता से दुश्मनी भी ठाननी थी, या अमेरिका और सोवियत संघ के किसी साथी देश से वेर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उनमें आप देखोगे बच्चों कि उनमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध ही जिम्मेदार रहा। कौन रहा? शीत युद्ध जिम्मेदार। इनमें से अधिकांश युद्ध कहाँ हुए? तीसरी दुनिया में। अब ये सारी दुनिया देख लो। प्रथम दुनिया जो कि विकसित या पश्चिमी गुट के लोग देश आ गए, दूसरी दुनिया साम्यवादी गुट के देश आ गए, और तीसरी दुनिया जो कि विकासशील थे, अभी नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, इनसे काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो ये तीसरी दुनिया के हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे एशिया है और अफ्रीका है, इनके नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी जो खड़ी है वो है सुरक्षा की चुनौतियाँ, और वो भी किन मामलों में? 2 मायनों में विशिष्ट थी। किन के संदर्भ में? यूरोपीय देशों के मुकाबले में। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, और दूसरी थी अंदरूनी सैन्य संघर्ष की चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से तो खतरा था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए, क्योंकि ये नव स्वतंत्र देश हुए। इनकी सीमाओं को लेकर, अपने भूक्षेत्र को लेकर, आबादी पर नियंत्रण को लेकर आस पड़ोसी जो देश थे इनसे अक्सर काफ़ी झगड़े हुए। और इतना नहीं, अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। अलगाववादी आंदोलन क्या होते बच्चे? कि कोई भी बड़ा राष्ट्र है, बड़ा समूह है, उसमें से अलग होने की मांग की जाए तो उसे हम अलगाववादी आंदोलन में देखते हैं। जैसे अलग राष्ट्र बनाने पर तुले, ठीक है, तो ये खतरे मंडराने लग गए। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे रहा था, सहायता कर रहा था, तो पड़ोसी देशों के बीच भी तनाव की स्थिति बनती। बात की जाए कि विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95%, कितने बच्चों?
95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी? दुगनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ये व्याख्या थी आपकी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा। जितना याद रह जाए उतना ठीक है। बाकी आपको समझ में तो आ गई है कि बाहरी सुरक्षा में हमने सैन्य, युद्ध, गठबंधन, शक्ति संतुलन को देखा, और आंतरिक सुरक्षा में देखा कि हमारे मुल्क या हमारे देश में कुछ आंतरिक समस्या भी होती है, जिनकी वजह से हमें सुरक्षित होने के तरीके भी ढूंढने चाहिए, उनसे निपटना चाहिए। वो भी हमारे लिए चुनौती बने रहते हैं, और काफ़ी गृह युद्ध काफ़ी देशों में चल रहे हैं। तो ये सब आंतरिक सुरक्षा के मामले हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों हम सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। क्या देखेंगे? सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। कि सुरक्षा के जो पारंपरिक हमने बात की है, पारंपरिक बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अब इनके देखेंगे हम तरीके क्या रहे थे, वो भी देख लिया हमने। अब इन तरीकों से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाना चाहिए, आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। ये पॉइंट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तीनों को। लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके से क्या तात्पर्य है। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि पारंपरिक तरीकों में युद्ध आता है, सैन्य, और युद्ध सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो यही है कि युद्ध उचित कारणों में ही किया जाना चाहिए, जैसे कि आत्मरक्षा या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। कभी भी युद्ध नियत थे व्यक्ति या आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु, इनको न मारना चाहिए या इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। सेना को भी उतनी बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय लगे कि अब सफल नहीं हो रहे, असफल हो गए हो, तभी देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? तो हम इनसे बचने के लिए क्या करें? तो सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है, इस संभावना से इंकार नहीं करती है कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। अब इनको एक एक को व्याख्या करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम निरस्त्रीकरण में क्या आता है, अस्त्र नियंत्रण में क्या आता है, विश्वास की बहाली में क्या आता है। पूर्णतः व्याख्या करने से पहले इनका अर्थ जान लो थोड़ा थोड़ा। निरस्त्रीकरण का मतलब ये होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है निरस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य। तो बच्चों आपको बताना है कि हथियारों को, विशेष रूप से कौन से जो आक्रामक हथियार होते हैं, उनको एक तरफा या पारस्परिक रूप से नष्ट करने या समाप्त करने के कार्य से है। मतलब हथियारों की संख्या को कम करना हो सकता है, या हथियारों को पूरी तरह से हर प्रकार की श्रेणी के हथियारों को खत्म करने से हो सकता है। वो किस में लेंगे हम? निरस्त्रीकरण में। किस में लेंगे? निरस्त्रीकरण में। अब अस्त्र नियंत्रण क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक तो होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र, दोनों का अर्थ जानते होंगे। शस्त्र वो जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हो, अस्त्र वो जो फेंक कर चलाए जाते हो। जब इससे पहले एक समय बात की जाए कि ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया तो वो क्या था? अस्त्र था। अब आज के समय में हम बात की जाए अस्त्रों में क्या आता है? मिसाइलें, परमाणु बम, इनको हम अस्त्र में लेते हैं। तो इन पर नियंत्रण रखने की जो तरीके है, जो नीति है, उसे हम अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से मिसाइलों को रोकने के लिए कौन कौन सी संधियाँ की गई, कब की गई, इंपॉर्टेंट संधि होगी, इनकी तारीख से देखेंगे। फिर है विश्वास की बहाली। तो इन सबको हम अच्छे से समझेंगे और इसमें लिए जाने वाले तरीकों को भी जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या कार्य
किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इन्हीं उपायों में हम देखेंगे कि हिंसा कम से कम हो, इसका सैन्य टकराव, प्रतिद्वंदा, ये सब कम से कम हो और लोगों को विश्वास में लिया जाए। विश्वास में कैसे लेंगे? जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न देशों में जाके बातचीत कर रहे हैं, और जैसे आपने देखा होगा भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो इससे विश्वास की बहाली में लेकर अगर ये तरीका अपनाया जाए तो युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये सब किस में आएंगे? विश्वास की बहाली में। तो चलते बच्चों, सबसे पहले निरस्त्रीकरण को देखते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में निरस्त्रीकरण, अर्थ मैंने इसका बता दिया आप लोगों को। और भी विस्तृत व्याख्या देखना चाहते हो तो और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। बाकी ये है कि आपका इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है निरस्त्रीकरण को देख रहे हैं हम, है ना। तो इसका अर्थ आप लोगों को मैंने बता दिया कि किसी भी प्रकार के आक्रामक युद्ध को जो हथियारों को काम में लिया जाता है उनको नष्ट करने से, समाप्त करने से है, या फिर किसी हथियारों की संख्या को कम करने से हो सकता है। तो इसके अंतर्गत तो बच्चों, जैसा कि सबसे पहले निरस्त्रीकरण में बात आती है 1972 में, ये याद रखना आपको, BWC, इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, मतलब जैविक हथियार संधि। कब हुई है? 1972 में। तारीख की ये सन भी याद रखनी है आपको, पूछा जा सकता है। जैविक हथियार संधि कब हुई? 1972 में। 1972 में जैविक हथियार संधि BWC, और इस पर 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वैसे दूसरी संधि भी इम्पोर्टेंट है 1992 में, CWC, रासायनिक हथियार संधि, मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इन संधियों में क्या किया? ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंध कर दिया गया। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दोनों संधियों के बारे में ध्यान रखना है। अब बात की जाए निरस्त्रीकरण उपाय कर लिया अपन ने, तो अस्त्र नियंत्रण की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बच्चों जब निरस्त्रीकरण किए जा रहे थे तब अमेरिका और सोवियत संघ, ये महाशक्तियां सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया, और अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने, उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये याद रखना आपको 1972 की, कौन से? 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ABM, 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने क्या किया? अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका एक तो, और ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत तो की जा सकती थी, लेकिन संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी। लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। हुआ ना कुछ तो? मतलब ये विकल्प तो अपना भी रखा, लेकिन व्यापक विकल्प था, उसको सीमित विकल्प में लाने का काम किया। लेकिन बच्चों इतना ही नहीं, अमेरिका सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रित कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें हम देख सकते हैं कि साल्ट सेकंड। कौन सा? साल्ट सेकंड। ये साल्ट सेकंड क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी याद रख, अगर हो जाए तो कर लेना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, मतलब सामरिक अस्त्र परिशमन संधि।
सेकेंड, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि जिसे बोला जाता है साल्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक ये हुई। इनको आप अस्त्र नियंत्रण को बताओगे, जैसे निरस्त्रीकरण, तो निरस्त्रीकरण के बारे में थोड़ी सी लिखना आपको, फिर इसके बारे में ये दोनों आपके संधियाँ बतानी 1972 की 1992 की। फिर जैसे अस्त्र नियंत्रण वाले टॉपिक पर आओगे तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल बतानी है, साल्ट सेकेंड लिखना है, स्टार्ट लिखना है। अगर फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हो, बड़े प्रश्न कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साल्ट सेकेंड लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा है स्टार्ट, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी फुल फॉर्म कहीं पूछ ले तो इसलिए इसको मैं पूरा करवा रहा हूँ। साल्ट का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, यानी सामरिक अस्त्र परिवहन संधि। लिख के दिखाऊं क्या? याद हो जाए, किताब में देख लेना बच्चों। वैसे मैं लिख देता हूँ, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि। नोट्स उतार लो, कॉपी में उतार लिया करो, ताकि याद परीक्षा के टाइम आपको इतना वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स के रूप में आपके जो भी बुक होगी उसको खोलना और देखना, तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? साल्ट सेकेंड का सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि। ठीक है, वैसे ही स्टार्ट की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी सामरिक हम स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट का पूरा नाम सामरिक अस्त्र मुहत्था परिसीमन संधि। यहाँ है सामरिक अस्त्र, दोनों में, साल्ट में भी यही था और स्टार्ट में भी शुरू में तो यही शब्द आएंगे, सामरिक अस्त्र मुहत्था परिसीमन संधि। और यहाँ करना है न्यूनीकरण संधि, ये आपका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट संधि होगी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। तो दोनों संधि के फुल फॉर्म मैंने बता दी है, याद रह जाएगी। फिर आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट संधि के पीछे, परमाणु अप्रसार संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी का पूरा नाम पूछे तो क्या लिखना है? ये लिखना है, बताना, परमाणु अप्रसार संधि। और कब हुई ये सन याद रखना, 1968 में। कब हुई? 1968 में। अब ये संधि भी अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसमें परमाणुक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया था। अब इसमें प्रावधान क्या था? क्योंकि ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसके प्रावधान का भी हमें ध्यान रखना है। इसमें प्रावधान था बच्चों कि जिन देशों ने सन 1967 से पहले, हुई कभी है? 68 में, तो इससे एक साल पहले की बात कर रही है, कि जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी। और जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया था। ये ध्यान रखना बच्चों, इस संधि का ये मुख्य प्रावधान था। क्या प्रावधान था? एक बार वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी। और जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। लेकिन परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणुक आयुधों को तो समाप्त नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों सुरक्षा के पारंपरिक तरीके देख लिए हमने, निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण। अब देखते हैं लास्ट टर्म, विश्वास की बहाली। कौन सा? विश्वास की बहाली। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे हम विश्वास की बहाली। इसमें क्या आता है? देखो बच्चों, सुरक्षा की पारंपरिक धारणाओं में ये बात भी मानी गई है कि विश्वास की बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है।
क्योंकि विश्वास की बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद वाले देश सूचना तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजना के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने जो प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होता है, जो ओढ़ाओढ़ करना चाह रहे साथ में, को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है। वे ये भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहे तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गलत में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाए। आप बच्चों देख रहे होंगे जैसे अपने काफ़ी सैन्य अभ्यास होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इस विश्वास की बहाली में होते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि हम आपके ऊपर युद्ध कर रहे हैं। जैसे भारत का प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान है, तो ज़्यादातर बॉर्डरों पर सैन्य अभ्यास क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं ये दिखाने के लिए कि भारत के पास कौन कौन सी ताकत है। सिर्फ दिखाने के लिए होती है, न कि करने के लिए होती है, ताकि उससे क्या बना रहे, विश्वास बना रहे। और ये भी विश्वास ऐसा नहीं है कि विश्वास सिर्फ ये है कि वो हमला नहीं करेगा। विश्वास ये भी होता है कि अगर हमने गड़बड़ की तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो भी ऐसा कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस विश्वास बहाली के आधार से एक देश दूसरे देश की सैन्य शक्ति को भांप लेता है और उसी से समझदारी दिखाते हुए बातचीत और शांति बनाए रखना उचित समझता है। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैनिक बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। तो बच्चों आज हमने इसमें देखा है, क्या देखा है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और साथ ही साथ पारंपरिक तरीके में हमने देखा निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। अब आगे देखेंगे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को।